છે અમદાવાદમાં કેવો માહોલ છે? અમદાવાદના વૈજ્ઞાનિકો હોય, વિદ્યાર્થીઓ હોય કે સામાન્ય લોકો હોય, તેમનામાં કેવી આતુરતા છે જાણીશું અમારા સંવાદદાતા અતુલ તિવારી આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। અતુલ, આપ હાલ ક્યાં ઉપસ્થિત છો અને ત્યાં તમારી આસપાસ જે લોકો છે તેમનામાં કેટલો ઉત્સાહ છે? બિલકુલ ફાલ્ગુની, હું અત્યારે પીઆરએલ અમદાવાદ ખાતે ઉપસ્થિત છું અને મારી સાથે પીઆરએલના ડીન સહિત કેટલાક ડॉक्टर्स અને एक्सपर्ट्स उपस्थित છે, તેમનાથી જ વાત કરીશું। सर, पूरा देश इंतजार कर रहा है, सब कोई खुश है और सफलता के लिए प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है। पीआरएल की बात करें तो क्या भूमिका रही है पीआरएल की, क्योंकि इसरो का नाम लगातार लिया जा रहा है, पर पीआरएल हम जानते हैं कि हर किसी प्रोसेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। पीआरएल की क्या भूमिका रही है इस चंद्रयान 3 के अंदर? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जी न्यूज़ को मैं धन्यवाद करता हूं और जो भी हमारे जी न्यूज़ के दर्शकगण हैं उनको भी मेरा नमस्कार। पीआरएल एक हाईली एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है जिसको अभी हम 77 ईयर्स हम मना रहे हैं। अभी देश की आज़ादी के तुरंत बाद पीआरएल का गठन हुआ। प्रोफेसर विक्रम साराभाई जी के घर में उनके विजन के जो दृष्टा थे, तो उन्होंने पीआरएल की कल्पना की। उनके घर में ही उन्होंने पीआरएल की शुरुआत की 11 नवंबर 1947 में। तो हम अभी 75 प्लस ईयर्स का हमारा योगदान रहा है स्पेस साइंसेस में, एटमॉस्फेरिक साइंसेस में। और 2 फील्ड जो शुरू हुआ उसके बाद ये अलग अलग फील्ड में, जियो साइंसेस में, प्लानिटरी साइंसेस में और सोलार फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स, इन कई व्यापक फील्ड में हमारा योगदान रहा है। अभी आप स्पेस एंड प्लानिटरी साइंस की बात करें तो हमारा राइट फ्रॉम चंद्रयान 1 से चंद्रयान 2 में भी हमारा योगदान रहा, 3 में भी हमारा योगदान है और आगे आने वाले सूर्य मिशन, आदित्य मिशन में भी हमारा योगदान है और अन्य मिशन जो आ रहे हैं। तो अगर हम इस प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें चंद्रयान 3 में, तो जैसे कि आप जानते हैं देयर इज़ ए लैंडर, विक्रम लैंडर, जो हमारे पीआरएल के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पे है वो लैंडर, और उसमें एक रोवर है। तो पीआरएल में 2 एक्सपेरिमेंट्स हमने कल्पना की थी, वो चंद्रयान 2 में भी थे। जैसे कि जानते हैं चंद्रयान 2 तो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था, थोड़ा लास्ट मोमेंट में थोड़ा और जैसे कि स्पेस इज़, जो बोलते हैं स्पेस इज़ अनफॉरगिविंग, कुछ भी थोड़ा भी मिस्टेक हो तो मुश्किल हो जाता है। पर हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, अभी 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। छाछते जो लैंडर पे है, जो लैंडर जैसे विक्रम लैंडर लैंड करेगा उसके बाद उसकी वो छाछते एक थर्मामीटर जैसा है मान लीजिए आप, तो वो भूमि और चंद्रयान के स्थल पर ऊपरी तल 10 सेंटीमीटर में क्या हो रहा है उसकी जांच करेगा, उसकी जानकारी देगा। और दूसरा है रोवर में हमारा एक और इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहते हैं APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, वो एलिमेंटल अबंडेंसेस के बारे में बताएगा। तो ये हमारा योगदान रहा है और ये सब अभी हम भी जैसे पूरा देश एंड पूरे जो विश्व के जो भी लोग हैं, भारतीय हैं और विश्व के अदर संस्थाएं हैं, जो भी सब भारत की ओर देख रहे हैं। आज जो शाम का जो टेलीकास्ट होने वाला है उसमें करोड़ों की नंबर से लोग देखेंगे। हम भी आशा करते हैं कि जो भी इश्यूज़ थे वो सब सॉल्व करके चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 3 में, जैसे कि चेयरमैन इसरो ने बताया, कई तरह के मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। तो उसके चलते हम ये आशा करते हैं कि 100% हमारा सक्सेस होगा। अभी सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 हम बहुत करीब से चूक गए और 3 को लेकर सारे वैज्ञानिक आश्वस्त हैं। पीआरएल की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, चाहे पिछले चंद्रयान 1 की बात करें, 2 की, 3 की भी। इस बार जो आश्वस्त या जो विश्वास दिख रहा है, क्या वजह है इसकी? ये वजह है हमारे जो वैज्ञानिकों ने हमारे टेस्ट किए हैं, इससे ये वजह निकली है। किंतु मैं अभी भी यही कहूँगा, स्पेस, जैसा कि प्रोफेसर पल्लव राजू ने कहा, स्पेस इज़ नॉट फॉरगिविंग। तो स्पेस मिशन में हमेशा एक वो रहता है एस्पेक्ट जो है जिसमें कि वी शुड नॉट बी कि अगर किसी को जानना है तो अपोलो 1 को पढ़ना चाहिए, क्योंकि नासा के बारे में अगर जाना जाए तो नासा अपोलो मिशन से जाना जाता है और अपोलो 1 की स्टोरी सबको पढ़नी चाहिए, तो कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, तो हम तो फिर भी बहुत सक्सेस रेट हमारा बहुत हाई है। ठीक है, अगर आप रशियंस का भी देखिए, नासा का भी देखिए, हमारा सक्सेस रेट पहले से काफ़ी अच्छा हमारा हाई है।
ठीक है, और उम्मीद करते हैं, हम भी पूरी तरह उम्मीद करते हैं कि इस बार हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हमारी टीम ने जो भी टेस्ट बाकी रहे होंगे या जो टेस्ट और अच्छे से मतलब शायद लूनर कंडीशंस को सिमुलेट करके किया है, तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल इस बार हम लैंड करेंगे। मैम एक बार लैंड हो जाएगा, और इस बार ऐसा भी कहा जा रहा है अगर लास्ट मोमेंट पे कनेक्टिविटी भी अगर कहीं डिस्कनेक्ट होती है तो भी इस बार हम लैंड करेंगे। इस परिस्थितियों में आने वाले दिनों में क्या रिजल्ट हमको मिलने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग ही इम्पॉर्टेंट है फिलहाल के तौर पे, पर रिजल्ट्स वैज्ञानिकों के लिए बहुत मायने रखेंगे। तो जहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं वो एक बहुत ही यूनिक जगह है। ये पहली बार हम हाईलैंड पे जा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 70 डिग्री लैटिट्यूड पे हम जा रहे हैं, तो ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस तरह की जगह पे हम पहले कभी नहीं गए हैं। तो जो भी हमारे जो ये लैंडर और रोवर पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हमारे पास टोटल जो है 2 रोवर पे हैं और 3 इंस्ट्रूमेंट हैं वो लैंडर पे हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है मिलकर, क्योंकि इनसे जो डेटा मिलेगा उसे इंटीग्रेट किया जाएगा, और उससे जो है हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो सरफेस है वो किस तरह से, वहाँ पे जो रिगोलिथ फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, और उसमें से हम क्या पता कर सकते हैं जो कि हमें बताएगा कि मून कैसे फॉर्म हुआ था, और मून और अर्थ रिलेटेड हैं, तो उससे हमें अर्थ के बारे में भी पता चलेगा। तो ओवरऑल जो है ये, क्योंकि ये यूनिक लोकेशन है और यहाँ से जो ये यूनिक डेटा हमें मिलेगा उसका हम जब कंबाइनली एनालिसिस करेंगे, और वो ये विद इन 14 डेज जो है हम कंटिन्यूसली इसमें से जो डेटा मिलेगा उसका एनालिसिस करेंगे, और उससे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से इसमें से ज़्यादा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट